जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र। इसमें हम इससे संबंधित सभी वन लाइनर फैक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे सभी एग्ज़ाम, जिन भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उन सभी के ज़रूरी है, चाहे वो एसआई हो, रेलवे कांस्टेबल, पटवारी या एसएससी, जिन भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है गैसों के गुण। गैसों के आचरण को समझने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जो बर्नौली हैं, इनके द्वारा गैसों के आचरण को समझने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सामान्य ताप। जब बैरोमीटर के पारा या फिर जो Hg होती है, मर्क्यूरी होती है, उसकी ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, तब उस वायुमंडलीय दाब को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सामान्य दाब। कब कहा जाएगा? जब वह 760 मिलीमीटर पर होगा पारा बैरोमीटर पर, तब वह सामान्य दाब कहलाता है वायुमंडल का। 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 मिलीमीटर दाब को क्या कहा जाता है? तो इसके सामान्य ताप और सामान्य दाब कहा जाता है। समस्थानिकों को अलग अलग करने में कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है? जो समस्थानिक हैं उनको हमें अलग अलग करना है, तो हम उनके लिए कौन से नियम का पालन करेंगे? तो गैसों के विसरण नियम का पालन किया जाता है समस्थानों को अलग अलग करने के लिए। हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से कितना अधिक होता है? तो यह 4 गुना अधिक होता है। जो हाइड्रोजन गैस है, इसके विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से 4 गुना अधिक होता है। एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवायवीय गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। यह किसका नियम था? तो ये था डाल्टन की नियम था। इन्होंने मतलब टोटल दाब बता दिया था। तो एक निश्चित आयतन है, उसमें गैस मिश्रण का जो कुल दाब होगा वह अवायवीय गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। डाल्टन का नियम है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जो जेनॉन है, इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। किस परिकल्पना के अनुसार समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसे कहा जाता है एवोगैड्रो की परिकल्पना। यह परिकल्पना किसने दी थी कि समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या भी समान होती है। यह कहा था एवोगैड्रो के द्वारा कहा गया था। सेंटीग्रेड ताप को परम ताप या केल्विन में बदलने के लिए क्या कहते हैं? तो या क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए हमें इसमें 273 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे? 273 जोड़ देते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? जो आदर्श गैस समीकरण है वह होता है PV इज इक्वल टू NRT। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। गैसों के अणुओं की अंतर आणविक दूरी कम होती है अथवा अधिक, तो उनकी अंतर आणविक जो दूरी होती है वह अधिक होती है। अब आते हैं प्रमुख गैसों के नियम। पहले आते हैं गैसीय नियम, उनका संबंध और नियतांक। तो जो वाइल्स का नियम है वह V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है और इसमें नियतांक क्या है? T है। तो वाइल का नियम है V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और T क्या है? नियतांक है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के और P इसमें नियतांक होगा। चार्ल्स का नियम कहता है कि चल अपना टेम्परेचर वहाँ बता, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P क्या है? इसमें प्रेशर नियतांक है। गैस समीकरण क्या है? तो PV इज इक्वल टू RT। इसमें कुछ नियतांक नहीं होता। गैसीय समीकरण है PV इज इक्वल टू RT। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। आदर्श गैस समीकरण है PV इज इक्वल टू NRT। एवोगैड्रो का नियम क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। एवोगैड्रो संख्या, इसमें P और T क्या होता है? नियतांक होता है। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और इसमें T और V नियतांक होते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है? P इज इक्वल टू
P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड TV क्या है, इसमें नियतांक है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दबाव उसके आयतन के प्रतिलोमानुपात होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो वाइल्स का नियम है। अभी देखा था हमने, यदि निश्चित ताप है, इस पर गैसों का जो द्रव्यमान है उसका दाब का आयतन के प्रतिलोमानुपात होगा। यह नियम वाइल्स का है, वाइल का नियम है। दिए हुए ताप पर गैस का एक निश्चित मात्रा के लिए दिया गया दाब घनत्व का मान नियत होता है। यह निष्कर्ष किसने दिया था, तो यह भी वाइल्स का नियम है कि दिए हुए ताप पर जो गैस है उसकी एक निश्चित मात्रा के लिए उसका दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह कहा था वाइल्स ने। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या अंतर पड़ता है, तो वह बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका दाब बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो यह चार्ल्स का नियम है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह चार्ल्स का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो ये भी तिहाई हो जाएगा। यदि स्थिर ताप है, उस पर गैस का दाब तिगुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा। NTP पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा, तो इसमें होगा 22.4 लीटर। NTP पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा, तो 22.4 लीटर। भिन्न भिन्न नियत ताप पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आलेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है आइसोथर्मल। भिन्न भिन्न नियत ताप पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखीय चक्र रेखा क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, जो उसकी मूल की संख्या होती है उस पर निर्भर करती है। जो आदर्श गैस है उसकी ऊर्जा मूल की संख्या पर निर्भर करती है। किस ताप पर सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त कर लेती हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं। परम ताप का मान क्या होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो परम शून्य ताप क्या होता है, सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव ताप है उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो जो ग्राम हैं इनके द्वारा गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया गया था। गैसों के विसरण का नियम ग्राम के द्वारा दिया गया था। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग और उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम किसने दिया था, तो यह ग्राम के द्वारा दिया गया था कि एक निश्चित ताप है और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। ग्राम ने किया था, मतलब ये कहा था। गैसों की विसरण दर और उनके घनत्व में क्या संबंध होता है, तो जो गैस हैं उनकी जो विसरण की दर होती है और उनका घनत्व होता है, उनके बीच में संबंध होता है R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू रूट में D2 डिवाइड बाई D1 D2/D2 जहाँ पर R1 और R2 क्या है, गैसों की विसरण की दर है और जो D1 और D2 है वह उसका घनत्व है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, तो निम्न ताप और या उच्च दाब पर ये जो वास्तविक गैसें होती हैं वह एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती हैं। तो वास्तविक गैसें निम्न दाब और उच्च ताप पर क्या करती हैं, समान गैसों की तरह नहीं बल्कि आदर्श गैसों के समान व्यवहार करती हैं। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रखने देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाएगी। ऐसा किस कारण से होता है, तो यह होता है विसरण के कारण। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने का स्वाभाविक
प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैसों का विसरण कहा जाता है। तो घनत्व में अंतर होते हुए भी जो गैस है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उसको गैसों का विसरण कहा जाता है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है और उसका अणुभार क्या होगा? तो 28 होगा। यदि गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार क्या होगा? 28 होगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना होता है। जो कोई गैस का अणुभार है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि वह हवा से भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसका विसरण की गति है वह हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि खुद ही भारी होती है तो धीरे धीरे विसरित हो पाती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रक्रिया संभव ना हो। तो जो गैस का विसरण है तभी संभव हो सकता है जब उसके बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया ना हो, यह संभव ना हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है उसके विसरण की दर का अनुपात है 1:4। ताप और दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। ताप और दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में उनकी संख्या समान होती है अणुओं की। किसकी होती है? अणुओं की। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या सूचित करता है? तो R एक मूल गैस को बताता है। गैसीय समीकरण में PV = nRT, इसमें R क्या है? एक मूल गैस है।